मैं हूं आपके साथ सुमित कुमार। कैसे रोकथाम किए जाएं और कैसे शहर में भीड़ भाड़ की स्थिति पर नियंत्रण किया जाए, इसको लेकर जिला प्रशासन ने एक गाइडलाइन तैयार किया है। और इस गाइडलाइन के तहत सभी शहरी क्षेत्र को कई भागों में बांटा गया है और उन तमाम भागों में जो दुकानदार हैं उन्हें कैसे दुकान खोलने हैं ताकि भीड़ पर नियंत्रण पाया जा सके, इसको लेकर जिला प्रशासन ने एक गाइडलाइन तैयार किया है। और कटिहार जिले के जो व्यावसायिक संगठन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उसके द्वारा उन तमाम दुकानदारों की सूची उपलब्ध कराई गई जिला प्रशासन को। उसके बाद प्रशासन ने एक नियम बनाया, एक तरीका बनाया कि कैसे दुकानदार अपनी दुकानों को चलाएं ताकि उनके आजीविका पर भी कोई असर ना हो पाए, लेकिन दुकानदारी भी समय पर वो कर पाएँ और लोगों को भी किसी प्रकार की असुविधा का सामना ना करना पड़े इस कोरोना काल में। तो कोरोना काल को देखते हुए प्रशासन ने जो कुछ तैयारियां की है, ये केवल उसका एक नमूना सा है कि लोगों को न कुछ सामानों की खरीदारी में असुविधा का सामना करना पड़ेगा और न ही दुकानदारों को इस कोरोना काल में बंदी के कारण उन्हें आजीविका पर किसी प्रकार का उन्हें असर होगा। तो इन्हीं को देखते हुए चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिला प्रशासन ने मिलकर संयुक्त रूप से ये प्रयास किया है कि कैसे जीवन की पटरी को चलाते हुए कैसे जीवन की जो जीवन शैली है उसमें किसी प्रकार की समस्या ना हो, लोगों को न किसी सामान को लेने में असुविधा हो, न अफरा तफरी का माहौल बने किसी एक सामान को लेकर। तो इसीलिए प्रशासन ने यह नियम तैयार किया है ताकि न लेने वाले को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े, न दुकानदारों को दुकान खोलने में किसी प्रकार की समस्या हो और न प्रशासन को स्थिति को नियंत्रण करने में किसी प्रकार की समस्या हो। तो इसी को देखते हुए ये नियम प्रशासन ने बनाया है और इसी नियम के तहत ये जो प्रक्रियाएं बनाई गई है ताकि ना तो दुकानदारों को किसी प्रकार की समस्या हो, न खरीदारों को। आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में क्या कुछ गाइडलाइन प्रशासन ने तैयार किया है। खबरों की शुरुआत करने से पहले सबसे महत्वपूर्ण जानकारी आपको देना चाहते हैं। ये जानकारी आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ी हुई है, इसलिए इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। कटिहार में भी हर दिन ऐसे मामलों में तेजी आ रही है। इसलिए 19 अप्रैल को चैम्बर ऑफ कॉमर्स और जिलाधिकारी के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी और इस बैठक में फैसला लिया गया कि शहर की दुकानों को ऑल्टरनेट डेज यानी एक दिन के अंतराल पर खोला जाएगा। इस सुझाव को जिलाधिकारी ने माना और जिला प्रशासन ने शहर की सभी दुकानों के लिए एक खास सूचना जारी की है। इसे समझने के लिए आपको सबसे पहले रूट समझना होगा। यहाँ रूट का मतलब उस इलाके से होकर गुजरने वाली सड़क से है। पूरे शहरी इलाके को 5 रूट में बांटा गया है। रूट नंबर 1 अंबेडकर चौक से शहीद चौक तक, शहीद चौक से एमजी रोड होते हुए डीएस कॉलेज तक। फिर से सुनिए, रूट नंबर 1 अंबेडकर चौक से शहीद चौक तक, शहीद चौक से एमजी रोड होते हुए डीएस कॉलेज तक। रूट नंबर 2 शहीद चौक से बाटा चौक तक, फिर सिटी बुकिंग, राजेंद्र पथ, दुर्गा स्थान चौक होते हुए महमूद चौक तक। रूट नंबर 3 शहीद चौक से कालीबाड़ी चौक, दुर्गापुर, शिव मंदिर चौक से चौधरी मोहल्ला होते हुए हरिगंज चौक तक। रूट नंबर 4 दौलत राम चौक से अरगड़ा चौक होते हुए डहरिया चौक से झुलनिया चौक, हवाई अड्डा चौक और हवा महल तक। रूट नंबर 5 क्वालिटी से जैन अतिथि भवन, महिला कॉलेज रोड तक। इन 5 रूटों पर दुकानें कैसे खुलेंगी, कौन से दिन पर खुलेंगी, अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। रूट नंबर 1 यानी अंबेडकर चौक से शहीद चौक तक और एमजी रोड होते हुए डीएस कॉलेज तक। इस रूट की बाईं ओर की दुकानें सोमवार, गुरुवार और शनिवार को खोली जाएंगी, जबकि इस रूट की दाईं ओर की दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खोली जाएंगी। रूट नंबर 2 यानी शहीद चौक से बाटा चौक तक, सिटी बुकिंग, राजेंद्र पथ, दुर्गा स्थान चौक होते हुए महमूद चौक तक। इस रूट की बाईं ओर की दुकानें सोमवार, गुरुवार और शनिवार को खोली जाएंगी, जबकि दाईं ओर की दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खोली जाएंगी। रूट नंबर 3 शहीद चौक से कालीबाड़ी तक, दुर्गापुर, शिव मंदिर चौक से चौधरी मोहल्ला होते हुए हरिगंज चौक तक। इस रूट की बाईं ओर की दुकानें सोमवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी, जबकि दाईं ओर की दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार के दिन खुलेंगी। रूट नंबर 4 यानी दौलत राम चौक से अरगड़ा चौक होते हुए डहेरिया चौक से झुलनिया चौक, हवाई अड्डा चौक और हवा महल तक। रूट नंबर 4 की बाईं ओर की दुकानें सोमवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी, जबकि दाईं ओर की दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खुलेंगी।
रूट नंबर 5 यानी क्वालिटी से जैन अतिथि भवन महिला कॉलेज रोड तक। इस रूट की बाईं ओर की दुकानें सोमवार, गुरुवार और शनिवार को खुलेंगी, जबकि दाईं ओर की दुकानें बुधवार, शुक्रवार और रविवार को खुलेंगी। यहाँ एक बात नोट करने वाली है, इन सभी रूट में पड़ने वाले सब्जी मंडी, दवा की दुकानें और डेयरी की दुकानों पर यह आदेश लागू नहीं होगा। इसके साथ साथ मंगलवार को भी सभी दुकानों और प्रतिष्ठानों को पूरी तरह से बंद रखा जाएगा। अगर कोई इसका उल्लंघन करता है तो आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और आखिर में जिला प्रशासन की ओर से सबसे अहम बात जो बताई गई है उस पर खास तौर पर ध्यान देने की जरूरत है। बाजारों में भीड़ नहीं लगानी है। इसके अलावा सभी दुकानें शाम 6 बजे तक ही खोली जा सकेंगी। सभी दुकानों पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के लिए गोला बनाना होगा। दुकानों पर आने वाले लोगों को मास्क पहनना अनिवार्य है। इसके अलावा वहां सैनिटाइजेशन की सुविधा भी मौजूद होनी चाहिए। कुल मिलाकर कहा जाए कि जिला प्रशासन ने लोगों का भी ख्याल रखा है, व्यापार का भी ख्याल रखा है तो गलत नहीं होगा। केबीसी न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। तो जी आपने देखा कि मैं तो लगातार पूंजीपतियों से को मैं कहना चाहूँगा, जागरूक है और लोगों को भी जागरूक कर रही है कि इस कोरोना काल में, इस महामारी के समय केवल न केवल ये देखा जाए कि यह आपदा का समय है, बल्कि इस आपदा में कैसे लोगों को अवसर दिया जाए। ना कुछ लोग को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े, न तो आम शहरी को किसी प्रकार की समस्या का सामना करना पड़े, ना तो व्यवसायी जगत के लोगों को। तो ऐसे में कह सकते हैं कटिहार के जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं वो लगातार इस प्रयास में हैं कि कैसे समाज के हर वर्ग के लोगों को होने वाले असुविधा का समाधान किया जाए और वक्त रहते कैसे लोगों को उन्हें बेहतर से बेहतर सुविधा उपलब्ध कराई जाए। तो इस बात को लेकर ये जो रिपोर्ट था इसमें आप लोगों को स्पष्ट रूप से बताया गया कि क्या कुछ गाइडलाइन प्रशासन ने तैयार किया है और उस गाइडलाइन के तहत शहर के किन किन क्षेत्रों में कब कब कौन सी दुकानें खुलनी है। तो ये तिथि जो शहर में खुलने वाली व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को लेकर क्या कुछ दिशा निर्देश प्रशासन ने तैयार किया है और क्या कुछ लोगों को इसमें अपने हिसाब से मानना है। और अगर हम बात करें इस कोरोना काल में तो कई ऐसे सामाजिक संगठन के लोग हैं जो पिछले 1 साल से लंबे समय से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और लोगों को होने वाली समस्या के समाधान को लेकर वो हमेशा प्रयास करते रहे हैं। तो इन्हीं लोगों में से एक हैं हमारे कटिहार के समाज सेवी अपूजा, जो ऐसे तो अगर कहें तो ये रेलवे में कार्यरत हैं और कई ऐसे समय में जिस समय आपदा का समय आता है तो आगे बढ़कर आते हैं और लोगों की समस्या का निदान करते हैं। तो उसी प्रकार ये जो कोरोना काल है इसमें लोग मतलब थोड़ी सी भी समस्या अगर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी होती है तो ऐसे में लोग पैनिक हो जाते हैं और लोग हड़बड़ा जाते हैं। तो कैसे वो इस बात को समझें कि पैनिक होने की कोई व्यवस्था नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसके वजह से लोगों को इतना परेशान होना है। तो उन्होंने एक वीडियो संदेश के जरिए तमाम लोगों को बताया है कि क्या कुछ स्थिति अगर होता है तो उस स्थिति में क्या कुछ हमें करना चाहिए। आइए देखते हैं उनके वीडियो संदेश को। पहले नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अप्पू झा अपूर्व है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको कोरोना काल में अस्पताल कब जाना है। आजकल देखा जा रहा है कि लोग जैसे ही बीमार पड़ते हैं वो अस्पताल की ओर रुक कर जाते हैं और आप जानते ही हैं कि हमारी अस्पताल की क्या स्थिति है। आपको कोरोना होने पर तभी अस्पताल जाना है जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम हो। कोरोना में लोगों की मृत्यु तभी होती है जब उनका ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। जिनका ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होता उनकी कोरोना से मृत्यु नहीं होती है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल घर में कैसे नाप सकते हैं और यदि आपका ऑक्सीजन लेवल कम है तो आपको क्या उपाय करना होगा। देखिए, सबसे साइंटिफिक तरीका जो है घर में ऑक्सीजन लेवल नापने का वो है ऑक्सीमीटर। ये देखिए दोस्तों, ये आपको किसी भी मेडिकल स्टोर पे बहुत आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। इसकी कीमत लगभग 2000 के आसपास होगी। इसको करना क्या है कि आपको इसको ऑन करके अपने किसी भी उंगली में लगा देना है। उसके बाद आपको यदि मान लीजिए आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से नीचे आ रहा है तभी आपको अस्पताल की ओर जाना है या ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है।
बेहतर होगा कि आप अस्पताल की ओर ना जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था घर पर ही कर लें, क्योंकि जो स्थिति देख रहा हूं सोशल मीडिया से लेकर मीडिया के प्लेटफॉर्म तक कि अस्पताल में बेड उपलब्ध नहीं है, लोग मर रहे हैं, इसलिए बेहतर होगा कि आप ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था घर में ही कर लें। और यदि ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था घर पर नहीं हो जा रही है तो मैं आपको दो चीजें बता रहा हूं जिससे कि आप अपना ऑक्सीजन लेवल बढ़ा सकते हैं। एक तो आप घर पर ही इसको तैयार कर सकते हैं, और ये जो चीजें हैं वो बहुत ही आसानी से घर पे आपके घर में उपलब्ध होंगी, और नहीं तो आप आसानी से इसको मार्केट से खरीद कर ला सकते हैं। देखिए, पहला तो है अजवाइन जो हर घर में उपलब्ध होता है, दूसरा है कपूर, यह भी हर घर में उपलब्ध होता है, तीसरा है लौंग, यह भी हर घर में उपलब्ध होता है, और एक ये जो नीलगिरी का तेल है ये किसी भी आयुर्वेदिक की दुकान पर आपको बहुत ही आसानी से उपलब्ध है। इसको क्या करना है कि आप एक रुमाल, कॉटन का एक सूती का एक रुमाल ले लें और इसमें आप एक कपड़े में अजवाइन को डाल दीजिए, थोड़ा सा अजवाइन ले लीजिए, उसके बाद इसमें थोड़ा सा कपूर मिलाइए, आपको 4 से 5 दाना कपूर का डालना है। उसके बाद इसमें थोड़ा सा लौंग मिलाना है, और इसमें 2 से 3 बूंद नीलगिरी का तेल डालना है, और इस चारों चीज को आपको मिलाकर एक गोल टाइप से इस तरह पोटली बना लेना है, और इस पोटली को आपको सूंघना है। इससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, और ये करके आप घर में ही उपचार कर सकते हैं। फिर भी अधिक परेशानी होने पर तभी आप अस्पताल की ओर रुख करें। धन्यवाद। देखा कि कैसे लोगों को इस समय में धैर्य के साथ घरेलू सामानों के साथ उन्हें जो कुछ सुविधाएं मिल सकती है घर में वो कैसे लिया जाए, इसके बारे में बता रहे थे। जी अप्पू जी, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? जी, ये जो आपने वीडियो संदेश के माध्यम से आम लोगों को ये बताया है कि कैसे घरेलू चीज़ों के साथ ही वो अपने उपचार में जो कुछ आवश्यक चीज़ें हैं वो कर सकते हैं, तो इसको लेकर आम लोगों के लिए क्या मैसेज है, ताकि लोग जो सिचुएशन अभी है कोरोना काल में लोग पैनिक हो जा रहे हैं, तो कैसे समय रहते लोग पहले इस बात की जांच घर पे ही कर लें कि क्या कुछ उन्हें समस्या है, और उसका निदान अगर घर पर है तो घर पर ही रह के उसका निदान भी कर लें। जी सर, जैसा अभी देखा जा रहा है कि हो रहा है क्या कि लोग जो है जैसे ही उनके कोरोना होता है वो बहुत पैनिक हो जाते हैं और वो तुरंत जो है ना अस्पताल की ओर दौड़ जाते हैं। क्योंकि कोरोना में डेथ रेट जो है वो 2% से भी कम है। इसीलिए लोगों को कोरोना से मृत्यु कभी होती है जब उनका ऑक्सीजन लेवल कम होता है। तो जब तक मरीज का ऑक्सीजन लेवल कम ना हो तो उन्हें अस्पताल की ओर नहीं जाना चाहिए। इसके लिए मैंने वीडियो में बाकायदा बताया है कि कैसे आप घर पर ऑक्सीजन लेवल को नाप सकते हैं, और यदि ऑक्सीजन लेवल आपका कम है तो आप कैसे ऑक्सीजन लेवल को घर पे घरेलू माध्यम से आप उसको ऑक्सीजन लेवल को कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, ये मैंने अभी एक वीडियो अपलोड किया है, और उसके बाद में फिर जो दूसरा 2 तरीके हैं घर पे ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने। मैंने एक तरीका वीडियो में बताया है, और दूसरा तरीका में कम जो है फिर मैं वीडियो डालकर बताऊंगा कि मतलब कैसे घर पे आप ऑक्सीजन लेवल को बढ़ा सकते हैं। तो देख सकते हैं कि इस तरह लोग, समाज के लोग आगे आ रहे हैं इस कोरोना काल में, और लोगों को बता रहे हैं कि किस तरह बचना है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जहां एक तरफ लोग समाज हित में कार्य कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, वहीं दूसरी ओर कई लोग ऐसे हैं जो घरों में ऑक्सीजन गैस सिलेंडर को स्टॉक कर ले रहे हैं। कटिहार में भी ऐसा एक मामला आ रहा है, लोग अपने घरों में गैस सिलेंडर को स्टॉक कर ले रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं है, इसकी जानकारी यहाँ के व्यापारी, कटिहार के व्यापारी दे रहे हैं। आइए आपको पहले उनका संदेश सुनाते हैं, वो क्या कह रहे हैं। मैं तो पूंजीपतियों से को मैं कहना चाहूँगा कि वो कृपया अगर आगे आएँ और आ कर के वो
सामाजिक संस्थाओं की मदद करें, उनको भी करें। हम लोग पहले फ्री में ऑक्सीजन सिलेंडर देते थे, लेकिन मजबूरी है, क्या करें। पहले 160 रुपये में ऑक्सीजन सिलेंडर भरता था, अभी ऑक्सीजन वाले में 200 दाम कर दिया है। अब देख लीजिए कैसी विपदाएँ हैं। पहले हॉस्पिटल में फ्री में आदमी को वैक्सीन लग रही थी, अब हॉस्पिटल की घोषणा हो गई 400 रुपये में लगेगी, प्राइवेट में लेंगे तो 600 रुपये लगेगी। सरकार भी क्या करेगी। और ये हमारी गलती है, ये हमारी गलती है, ये हम आम जनता की गलती है। इन दिनों कटिहार जिला में ऑक्सीजन की बड़ी कमी चल रही है। मैं समस्त कटिहार जिला के वासियों को यह आश्वासन देता हूँ कि कटिहार जिला जो होगा, कटिहार शहर जो होगा, ऑक्सीजन का एक हब बनेगा जिसमें किसी को ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं होगी। और मैं तो पूंजीपतियों से आग्रह करूँगा कि जो अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक रख रहे हैं वो ना रखें, किसी गरीब की मदद करें और आगे बढ़ कर के आएँ, बढ़ चढ़ कर के सामाजिक संस्थाओं को दान दें, जिससे किसी गरीब का भला हो, किसी का काम हो। आदमी जिंदा, इंसान जिंदा रहेगा तभी तो हम लोग रह पाएंगे। जब इंसान ही जिंदा नहीं रहेगा तो हम लोग क्या कर लेंगे। मैं सभी से हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि कृपया करके अपने घर में ऑक्सीजन सिलेंडर का स्टॉक ना करें। किस तरह दुकानदार हाथ जोड़ने के लिए मजबूर हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं केबीसी न्यूज़ के माध्यम से कि आप बेवजह घबराएं नहीं, आप निश्चित रहें कि सिलेंडर की उपलब्धता काफ़ी उपलब्ध है कटिहार ज़िले में और यहाँ पर तमाम लोगों को सुविधा मिलेगी। लेकिन बेवजह लोग घरों में जो स्टॉक कर रहे हैं उससे बचे ताकि किसी गरीब का भला हो सके। तो ये मामला इस तरह लगातार आ रहा है कटिहार में भी। और आप बात करें आपको छत्तीसगढ़ की, जहाँ की डीएसपी काफ़ी एक्टिव है, वो प्रेग्नेंट है, उसके बावजूद भी वो देश हित में कार्य कर रही हैं, वो अपना समय दे रही हैं, सड़कों पर उतर गई हैं। आइए उनकी एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ में दंतेवाड़ा नक्सल प्रभावित जिला है। नक्सलियों की वजह से इस इलाके की चर्चा ज़्यादातर होती है। कोविड काल में एक महिला पुलिस अफसर की चर्चा पूरे देश में खूब हो रही है। दंतेवाड़ा में पदस्थ महिला डीएसपी शिल्पा साहू गर्भवती होने के बावजूद लोगों को घर में रहने की नसीहत दे रही है। 5 महीने के गर्भवती डीएसपी शिल्पा साहू कोरोना काल में कर रही ड्यूटी नक्सलियों के सफाया के लिए काफी अहम है। इनके पति नक्सलियों के सफाई के लिए साथ जाती थी जंगल। दंतेवाड़ा जिले में पदस्थापित डीएसपी शिल्पा साहू हमेशा सुर्खियों में रहती हैं। देश में एवं छत्तीसगढ़ में कोरोना का जो है प्रभाव बहुत ही बढ़ता जा रहा है और इस प्रभाव को कम करने के लिए, उसको रोकने के लिए आज हमारे जिला दंतेवाड़ा में भी लॉकडाउन लगाया गया है। और इस लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए हमारे जिला पुलिस की जो टीम है वो हर जगह नाके पॉइंट पे तैनात है, ताकि लोगों को जो बिना किसी कार्य के बाहर घूम रहे हैं उनको रोका जा सके, उनको कोरोना से बचाया जा सके। आज इसी तरह ही इसी क्रम में जो है मैं डीएसपी शिल्पा साहू दंतेवाड़ा से एवं मेरी टीम जो है पुलिस की, हम सभी मिलकर लोगों को यही समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो अनावश्यक घर से बाहर ना निकले। हम आपकी सुरक्षा के लिए यहाँ सड़क पर हैं और आप अपनी सुरक्षा के लिए घर में रहें, किसी भी तरीके की बिना किसी कार्य के बाहर ना निकले। और हम आपकी सुरक्षा के लिए अगर सड़क पर हैं तो आप अपनी सुरक्षा के लिए अपने घर पर रहें।
तो देखा आपने कि कई ऐसे लोग हैं जो अपनी जान की बिना परवाह किए हुए आम लोगों को कैसे इस समस्या से निजात दिलाया जाए, इस कोरोना के काल में कैसे उनकी सहायता किया जाए, इसके लिए लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं। और आप लोगों से लगातार प्रशासन और केबीसी न्यूज़ यही अपील करता है कि बेवजह सड़कों पर न निकलें, ताकि जो प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है उसका लाभ वो घर पर रह के लें। और जानते हैं क्या हाल है इस वक्त बिहार के भागलपुर का। हमारे संवाददाता ने कई जगहों का मुआयना किया है और क्या कुछ हाल उन्होंने देखा है कि लोग कितने गाइडलाइन का पालन करते नजर आ रहे हैं। हमारे संवाददाता अमरदीप से जानते हैं कि क्या कुछ स्थिति फिलहाल अभी भागलपुर की है। अमरदीप, क्या आपको हमारी आवाज़ सुन रही है? बिल्कुल बिल्कुल। अमरजीत, ये बताएं कि जो भागलपुर की फिलहाल स्थिति है, प्रशासन की ओर से जो गाइडलाइन जारी किए गए हैं, क्या उन गाइडलाइन का लोग पालन कर रहे हैं या भीड़ भाड़ का माहौल अब भी नजर आ रहा है वहाँ? देखिए, मैं सबसे पहले बता दूं कि पिछले दिन जो है मार्केट में लेकर भीड़ तो देखने को मिल रहा, लेकिन प्रशासन वहां पर मौजूद रहते थे, लेकिन जो कोरोना की गाइडलाइन है उनकी पालन करने के लिए प्रशासन अपनी क्षमता के साथ आपको बता, जब कोरोना लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं, संक्रमित होते हैं, तो स्वास्थ्य विभाग है या फिर प्राइवेट अस्पताल अगर है जाने के 1000 पैसे जा रही है। साथ साथ आपको जैसे महामारी ऐसे लोग हैं जो इस अपने अवसर पर ढूंढ रहे हैं, ऐसे में लोग कोरोना परियोजना कोई मौका नहीं छोड़ते। इधर भागलपुर में जिलाधिकारी सुब्रत ने पिछले जिसमें कि स्वास्थ्य ऑक्सीजन की भागलपुर में जो है, अगर ऑक्सीजन में कमी पाई जाती है तो भागलपुर के जिलाधिकारी साफ शब्दों में कह दिया है कि जो इस मामले में संलिप्त पाया जाएगा उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। साथ साथ आपको बता दें कि भागलपुर की चलिए अमरदीप, तो इन तमाम चीज़ों पर लगातार आप भी नज़र बना कर रखें, क्योंकि ये जो स्थिति है, कह सकते हैं कई लोग ऐसे हैं जो इस आपदा में अवसर की तलाश कर रहे हैं। यहाँ पर भागलपुर के जो जिलाधिकारी उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। आज समीक्षा हुई है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो अस्पताल में बेड का मैनेजमेंट। तो हम लोगों का जो मायागंज अस्पताल है, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, वहाँ अब डेडिकेटेड, चूँकि वो कोविड के ट्रीटमेंट के लिए बन चुका है, तो 700 से ज़्यादा बेड वहाँ उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्राइवेट 5 हॉस्पिटल में 199 बेड की व्यवस्था की गई है, जिसमें 100 के लगभग बेड ऑक्सीजन सप्लाई के साथ है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है। कल दोनों जो प्लांट है हम लोगों का, बरारी और अकबर नगर में, 2 टैंकर हम लोगों को मिला है, जिससे लगभग 3000 सिलेंडर सप्लाई हो जाएंगे। और हम लोगों का पर डे जो है 400 से 500 के बीच सिलेंडर सप्लाई होता है। और फर्दर भी ऑक्सीजन, जो लिक्विड ऑक्सीजन के लिए ऑर्डर प्लेस कर दिया गया एजेंसी के द्वारा। हम लोगों ने जिला आपूर्ति पदाधिकारी को नोडल ऑफिसर बनाया है, वो विजिट भी कर रहे हैं, इसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। तो कहीं ऐसी कोई समस्या नहीं है। सिचुएशन पर हम लोगों की नज़र है, टेस्टिंग भी हम लोग काफ़ी करा रहे हैं। बस जो लॉकडाउन का मतलब लॉकडाउन वर्ड नहीं, जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, जो दुकान के खुले, आज समीक्षा हुई। देख सकते हैं किस तरह कोरोना काल में जिस तरह पूरे देश में त्राहिमाम मचा हुआ है, बिहार भी इससे अछूता नहीं है। जिस तरह लगातार लोग की बेपरवाह लापरवाही नज़र आ रही है, लोग बेवजह सड़कों पर निकल रहे हैं। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं दिल्ली, जहां से हमारे संवाददाता अनुपम परसून हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अनुपम, बताएं क्या स्थिति है आज की दिल्ली की। लगातार देख रहे हैं कि जो दिल्ली की स्थिति है वो दिनों दिन भयावह होती जा रही है और वहाँ के जो मजदूर हैं, विशेषकर मजदूर पलायन कर रहे हैं और रेल प्रशासन की ओर से केवल वैसे लोगों को ही रेलवे स्टेशन पर एंट्री दिया जाता है जिनके पास कंफर्म टिकट हो। तो जब अगर लोग रेलवे से सफ़र नहीं कर पा रहे हैं तो कई ऐसे लोग हैं जो कह सकते हैं कि सड़क माध्यम से टर्मिनल्स पर इकट्ठे हो रहे हैं और कई ऐसे मतलब कह सकते हैं कि आपदा को अवसर में भुनाने वाले ऐसे कई बस संचालक हैं जो बड़ी संख्या में बसों में यात्रियों को ठूस ठूस कर भर रहे हैं, उनसे मनमाही ढंग से पैसे की उगाही कर रहे हैं और ज़रा भी जो कोरोना काल में नियमों की अनदेखी होने से बड़ी समस्या हो सकती है, उन तमाम समस्याओं से वो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं कि आने वाले समय में
कैसी समस्या का सामना हम लोगों को करना पड़ सकता है। इन्हें एक चीज़ समझने वाली बात है कि यहाँ लोगों को 14 दिन अगर घर में लोग रह जाएं तो 14 साल का वनवास नहीं करना पड़ेगा। आपने सुना होगा कि राम भगवान ने 14 साल का वनवास किया था और लोगों को 14 दिन की बात कही जा रही है रहने के लिए। अगर आप निरंतर बाहर निकल रहे हैं, अगर आप सोच ले कि अभी हमें पार्टी नहीं करनी है, दोस्तों से नहीं मिलना है या फिजूली घर से नहीं निकलना है, ज़रूरत हो तभी निकलना है, तो इससे हम बच सकते हैं। एक बड़ी लापरवाही होते होते रुक सकती है। इस कोरोना काल में जिस तरह मामला बढ़ रहा है, इसको देखते हुए लोगों को अब समझना होगा। जी हाँ, तो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली से खुद जुड़ चुके हैं अनुपम प्रसून जी। अनुपम, बताइए कि क्या स्थिति है और क्या हालात हैं दिल्ली में अभी। देखिए, दिल्ली के 2 अस्पतालों में माँ जननी अस्पताल है, वहाँ पर इस वक्त पत्थरबाजी की खबर आ रही है क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन की शॉर्टेज का पता चला है। ऑक्सीजन नहीं है, हालांकि कल ही केंद्र की तरफ से ये दावा किया गया और खुद केजरीवाल सरकार ने भी केंद्र की तारीफ की इस मामले में कि जो ऑक्सीजन की कमी थी उसे केंद्र सरकार ने समझते हुए पूरा किया है और सरप्लस ऑक्सीजन मिला है। मतलब जितनी ऑक्सीजन की जरूरत थी उससे ज्यादा दिया गया, लेकिन इस वक्त भी स्थिति बहुत विकराल है। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी कि औसत अगर हम देखें तो पिछले तकरीबन 15 दिनों से 20,000 से ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आ रहे हैं। रिकॉर्ड अब पिछले 1 हफ्ते में टूट रहा है। 28,000 से ज्यादा मामले अगर आप देखें तो दिल्ली में सामने आ चुके हैं। और पिछले 24 घंटे में जो मामले सामने आए हैं उसमें एक तो महाराष्ट्र सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है कोरोना का, लेकिन अगर कोई दूसरा स्टेट या तीसरा स्टेट हॉटस्पॉट बना हुआ है तो उत्तर प्रदेश और दिल्ली ही है। इसलिए दिल्ली, और सबसे बड़ी बात कि आप दिल्ली में समझते हैं, हम गांव घर पे रहने वाले लोग यही समझते हैं कि दिल्ली में मेडिकल सुविधाएं बहुत उच्च स्तर की होंगी, लेकिन यहाँ पर इस वक्त यही स्थिति है कि अगर आपको कोविड टेस्ट करवाना है, अगर आपको होम कलेक्शन करवाना है या लैब में जाकर सैंपल देना है तो इसके लिए भी आपको कम से कम 3 से 5 दिन तक इंतजार करना पड़ेगा। हम ये समझते हैं या हमें अभी तक डॉक्टरों ने यही बताया कि जब आपको कोरोना हो तो आपके लिए 8 से 9 दिन सबसे अहम होते हैं, क्योंकि 9 दिन बाद 10 दिन बाद जो कोरोना है वो बेअसर हो जाता है शरीर में, अगर 9 दिन 10 दिन तक आप इसे बर्दाश्त कर गए तो। लेकिन हालत ये है कि लोगों को 7-7 दिन बाद भी कोरोना की रिपोर्ट नहीं मिल पा रही। वो पॉजिटिव होते हैं, ठीक हो जाते हैं और पता ये चलता है कि ठीक होने के 2-3 दिन बाद रिपोर्ट आ रही है। आपको जानकर हैरानी हो कि कई प्राइवेट लैब जो बहुत मशहूर लैब हैं, नामी लैब हैं, उनकी हालत ऐसी हो गई है कि वो अगर आज कोविड का सैंपल ले जा रहे हैं तो उनको रिपोर्ट देने में 4 से 5 दिन लग जा रहा है। आप सोचिए इतना बड़ा दबाव है। थर्ड पार्टी फैसिलिटी शुरू की गई थी बीच में, लेकिन अब जिस तरह से लोग पॉजिटिव होने शुरू हुए, जिस तरह से रफ्तार बढ़ी केसेस की, उसके बाद से अब थर्ड पार्टी टेस्टिंग भी बंद हो गई है, बंद करनी पड़ी। उत्तर प्रदेश हो, नोएडा हो या फिर दिल्ली हो, इन तमाम जगहों पर। तो इस वक्त स्थिति इतना ऐसी विकराल हो चली है कि दबाव सरकार पर भी पड़ रहा है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा दबाव दिल्ली के अस्पतालों पर पड़ रहा है। सबसे हैरानी वाली बात आप समझिए कि मैक्स हॉस्पिटल, जिसे हिंदुस्तान का सबसे डेवलप्ड हॉस्पिटल मानते हैं, उसे दिल्ली हाई कोर्ट में जाना पड़ा। और कल आप उस हाई कोर्ट के फैसले को बहुत गौर से समझिए। हाई कोर्ट ने कल सरकार को फटकार लगाई और कहा कि ऑक्सीजन को बहाल करना या ऑक्सीजन पहुंचाना ये केंद्र की जिम्मेदारी है। कल जो हाई कोर्ट ने टिप्पणी की है उसे हमें गौर से समझना चाहिए। हाई कोर्ट ने कहा कि आप चोरी करें या कुछ भी करें, मुझे नहीं पता, लेकिन मरीजों को ऑक्सीजन दें ये आपकी जिम्मेदारी है। ये केंद्र को फटकार लगाई है दिल्ली हाई कोर्ट ने। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरह इस वक्त दिल्ली में स्थितियां पैदा हो गई हैं। फैबिफ्लू जैसी टैबलेट जो बहुत ज़रूरी है, जो बुखार की टैबलेट है, वो टैबलेट तक नहीं मिल पा रही। एजिथ्रोमाइसिन, कई ऐसे इलाके हैं जहां पर एजिथ्रोमाइसिन की क्राइसिस इस वक्त नजर आ रही है, ऐसी शिकायतें आ रही हैं। आइवरमेक्टिन जैसी ज़रूरी टैबलेट नहीं मिल पा रही लोगों को। जी, तो जहाँ पर अनुपम चिकित्सीय व्यवस्था में कह सकते हैं कि दिल्ली अभी चरमराया हुआ सा नजर आ रहा है, तो ऐसे में जो लोग अभी सरवाइव कर रहे हैं कोरोना से, वैसे में उन लोगों पर क्या गुजर रही होगी जो सरकार से मापदंड मिले हैं। सरकार से बार बार लोगों को बताया जा रहा है कि नहीं सब कुछ उपलब्ध है, दवाएं उपलब्ध है, ऑक्सीजन उपलब्ध है, लेकिन इसके बावजूद अगर लोगों को वो सुविधा नहीं मिल पाती है तो लोगों में गुस्सा तो साफ साफ नजर आ रहा होगा। आप देखिए, जो हॉस्पिटल पहुंच गया उसको भी ये पूरी गारंटी कोई नहीं दे पा रहा कि वो बच जाएगा। और खास तौर पर जो नासिक की घटना हुई है, महाराष्ट्र में जो नासिक में घटना हुई, उसके बाद दिल्ली में भी, दिल्ली के अस्पतालों में भी इसका खौफ है। दूसरी बात कि अस्पतालों के भीतर, डॉक्टरों के भीतर इतना प्रेशर है अस्पतालों के अंदर कि डॉक्टर
घंटों घंटों काम कर रहे हैं, अपनी शिफ्ट से ज़्यादा डबल शिफ्ट में काम कर रहे हैं। कई डॉक्टर तो 2-2 दिन तक घर नहीं जा पा रहे हैं, उन पर भी दबाव बढ़ रहा है। इसे समझिए, डॉक्टर भी पॉजिटिव हो रहे हैं, जबकि डॉक्टर्स ने दोनों डोज ले लिए। कई डॉक्टर ऐसे हैं जो जिनके पॉजिटिव होने की खबर आ रही है, लेकिन फिर भी वो मरीजों को, क्योंकि अस्पतालों में डॉक्टरों की अब कमी होती जा रही है, ऐसी नर्सेस की कमी होती जा रही है, स्वास्थ्य कर्मियों की कमी होती जा रही है। इस तरह से उन पर दबाव इतना बढ़ रहा है कि एक डॉक्टर को 2-2 शिफ्ट में काम करना पड़ रहा है। ये उनकी मजबूरी है और इस वक्त देश के लिए ज़रूरत भी है, तो वो कर रहे हैं। डॉक्टरों की भी बहुत तारीफ करनी होगी। लेकिन जिस तरह से क्राइसिस है, चाहे वो बेड की क्राइसिस हो, आईसीयू की क्राइसिस हो, या फिर वेंटिलेटर्स की क्राइसिस हो, वो डॉक्टर पूरा नहीं कर सकते, वो सिस्टम पूरा कर सकता है। और वो सिस्टम इस वक्त इतना लाचार हो गया है कि अचानक इतने सारे इंतजाम करना किसी के लिए भी मुमकिन नहीं है। इसलिए लोग, आप देखिए कि जो फर्टिलिटी रेट है, तो वो हालांकि आपको देखने में लग रहा है कि 1%, 100% के आसपास है, लेकिन इसका जो, अगर हम बहुत बड़ा फिगर अगर हम देखें तो ये बहुत बड़ा फिगर हो जाता है। 3 लाख केस आ रहे हैं। 3 लाख केस का अगर 1% भी जोड़े तो आप अंदाजा लगाइए कि कितने लोग मारे जा रहे हैं एक दिन। तो अनुपम, जो कुछ हाल है स्वास्थ्य कर्मियों को, सही बात है, स्वास्थ्य कर्मी लगातार प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले लोगों को कितना हद तक वो बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करा सकें सीमित संसाधनों के बावजूद। तो स्वास्थ्य कर्मियों के नाम पर कह सकते हैं कि जरूर उन्हें सैल्यूट करना चाहिए, उनके इस काम को लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए, अभिवादन करना चाहिए ऐसे लोगों का, ऐसे स्वास्थ्य कर्मियों का जो लोगों की सहायता में बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन ऐसे में स्वास्थ्य कर्मियों के साथ साथ सरकार पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि लगातार जो लोग परेशान हो रहे हैं उनकी परेशानियां कैसे कम की जाए, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों को उन परेशान लोगों के गुस्से को ना झेलना पड़े। तो इसको लेकर वहाँ की सरकारें क्या व्यवस्था कर रही है उन स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर? जी अनुपम। देखिए, स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा को लेकर तो पहले ही सरकार ने कदम उठा लिए हैं। जैसे कि उन्हें सबसे पहले आप देखेंगे कि वैक्सीन आई तो स्वास्थ्य कर्मियों को लगाया गया, फ्रंटलाइन वर्कर्स को लगाया गया। तो ये एक पहला एहतियात था। दूसरा एहतियात ये है कि स्वास्थ्य कर्मियों को इस वक्त अस्पताल के भीतर जैसे क्या है कि अगर आपका कोई मरीज भर्ती होता है तो जो तीमारदार होते हैं, जो मरीज के लोग होते हैं, वो बहुत पैनिक हो जाते हैं। अभी किसी तरह कोशिश ये की जा रही है कि सीधा डॉक्टरों से कोई कांटेक्ट ना करे, डॉक्टरों को कोई परेशान ना करे, कोई झगड़ा वाली नौबत ना हो। तो इसकी पूरी कोशिश की जा रही है अस्पतालों की ओर से। दिल्ली सरकार ने और केंद्र ने भी, आप देखेंगे, अस्पतालों के बाहर सुरक्षा दी गई है इसी वजह से कि ताकि कोई हंगामा ना मचे। एक देखिए, पहले से ही लोग पैनिक हैं, लेकिन अस्पतालों के भीतर अगर लोग पैनिक हो गए तो स्वास्थ्य व्यवस्था, जाहिर सी बात है, बहुत ज़्यादा चरमरा जाएगी। तो इसलिए अभी कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, ना तो सरकार चाहती है, नहीं अस्पताल चाहते हैं। इसलिए अपनी तरफ से डॉक्टरों को पूरी तरह एहतियात बरतने को कहा गया, डॉक्टरों को सुरक्षा दी जा रही। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात है, आप देखेंगे दिल्ली सरकार ने अभी हाल ही में अक्षरधाम के पास 500 बेड तैयार करवाए हैं। एक राहत भरी खबर थी डॉक्टरों के लिए भी, दिल्ली के अस्पतालों के लिए भी। वहाँ ऑक्सीजन की सप्लाई बहाल की गई, ये उनके लिए राहत भरी खबर थी। लेकिन जो इस वक्त जिस रफ्तार से मरीज बढ़ रहे हैं, वो 500 बेड भी कम पड़ गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2 से 3 घंटे के भीतर ही सारे 500 बेड भर चुके थे। इतनी बड़ी तादाद में लोग आ रहे हैं, पॉजिटिव हो रहे हैं दिल्ली में। हालांकि देखिए, सरकार जो आंकड़े बता रही है उस पर भी कई लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। आधिकारिक तौर पर तो ये नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो आप देखेंगे, जब आप ट्विटर, फेसबुक या सोशल मीडिया खोलेंगे तो कई बड़े बड़े लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि सरकार सही आंकड़े नहीं दे रही। तो इस पर भी एक बहुत गंभीर सवाल खड़ा हो रहा है। इस वक्त जो स्थिति है वो यही कहा जा सकता है कि सरकार की कोई भी सुविधा, कोई भी व्यवस्था पर भरोसा करने से पहले आपको खुद एहतियात बरतना होगा, चाहे आप फ्रंटलाइन वर्कर्स हों, डॉक्टर्स हों, नर्स हों, या फिर आप आम आदमी। जी अनुपम, आप अपनी नज़र बनाए रखें खबरों पर और हम लगातार आपसे संपर्क करते रहेंगे। ये अनुपम दिल्ली से बता रहे थे कि किस तरह सरकार ने वहाँ व्यवस्थाएं की हैं या व्यवस्थाएं कितनी दुरुस्त नहीं हैं, उस पर वो बता रहे थे। और बात करते हैं बिहार में, जो बिहार सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। कल महामारी से जंग लड़ने के लिए बिहार के मुख्यमंत्री ने एक बड़ा फैसला लिया है कि 18 वर्ष से ऊपर के लोगों को जो वैक्सीन की जो डोज दी जाएगी वो मुफ्त में पूरे वासियों को निःशुल्क दी जाएगी। एक महत्वपूर्ण निर्णय बिहार सरकार ने लिया है। चलते हैं अब उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद में हमारे जो सहयोगी हैं, अजमत हुसैन,
देखते हैं कि वहाँ क्या कुछ व्यवस्थाएं सरकार की ओर से की गई है और प्रशासन की ओर से दी जाने वाली व्यवस्थाओं का क्या कुछ लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो चलते हैं सीधे श्रावस्ती और जानते हैं कि श्रावस्ती की क्या स्थिति है फिलहाल इस वक्त। तो लगातार उत्तर प्रदेश प्रशासन की ओर से हर जनपद में बेहतर व्यवस्था लोगों को कैसे उपलब्ध हो उसको लेकर सरकार काम कर रही है। तो इस वक्त हमारे साथ श्रावस्ती से जुड़ चुके हैं अजमत हुसैन। अजमत, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? जी अजमत, आपसे ये जानना चाहेंगे कि प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई है, क्या लोग उस व्यवस्थाओं के साथ काम करते नजर आ रहे हैं या उन व्यवस्थाओं के साथ लोग उन मानकों का अपने जीवन शैली में प्रयोग करते नजर आ रहे हैं? अजमत जी, जहां एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार ने समूचे उत्तर प्रदेश में 2 दिनों का लॉकडाउन घोषित किया है, वहीं जिला प्रशासन ने इस संबंध में लोगों को कोविड-19 के नियमों का पालन करने के लिए अनाउंसमेंट भी कराया है। जगह जगह इसका प्रचार भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी जनपद श्रावस्ती के लोग कोविड-19 का पालन करते हुए नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। एक आधा लोग ही मास्क का प्रयोग कर रहे हैं और लोग बिना मास्क के घर से बाहर निकल रहे हैं, बिना जरूरत के भी घर से बाहर निकल रहे हैं। जी, जहाँ तक आपने वीडियो भेजा है उसमें साफ साफ पता चल रहा है कि सैनिटाइजिंग की व्यवस्था प्रशासन की ओर से की जा रही है, सैनिटाइज क्षेत्रों को करवाया जा रहा है। तो अगर सैनिटाइज करवाया जा रहा है तो अगर प्रशासन अपनी जिम्मेदारी को समझ रही है तो लोग अपनी जिम्मेदारी को क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? जी, जहाँ तक मेरा मानना है कि प्रशासन के द्वारा सैनिटाइज भी कराया जा रहा है, प्रशासन के द्वारा अनाउंसमेंट भी कराया जा रहा है, लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, लेकिन लोग यहाँ के लोग जो है अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहे हैं और जिसका खामियाजा भुगतने को मिल रहा है। हमारे जनपद में अब तक 355 एक्टिव केस पाए गए हैं। तो आपसे ही जानना चाहेंगे, आपके जो जनपद के लोग हैं, जब अगर प्रशासन की बात नहीं मान रहे हैं और लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है, तो ऐसे में लोग अब क्या चाहते हैं कि प्रशासन गाइडलाइन ही दे सकता है और प्रशासन आपको देख रेख के तरीके ही बता सकता है, उसको कैसे अपने आप पर रखना है, कैसे उस पर काम करना है और कैसे उसके साथ जीवन को जीना है, ये लोगों की जिम्मेवारी है। तो क्या लोग अपने जिम्मेदारी से कतराते नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, यहाँ पे लोग अपनी जिम्मेदारी से कतराते नजर आ रहे हैं। मेरा मानना यह है कि लोगों के प्रति प्रशासन को थोड़ा सख्त होना चाहिए, उनके खिलाफ थोड़ी कदम उठाने चाहिए और उन लोगों के खिलाफ जो बिना मास्क के बाहर निकल रहे हैं उनका चालान भी होना चाहिए। चलिए, एक बड़ी खबर बता रहे हैं कि श्रावस्ती से बता रहे थे हमारे सहयोगी कि किस तरह वहाँ लोग बेपरवाह नज़र आ रहे हैं, वहाँ लोगों में जागरूकता नहीं है। प्रशासन को अब सख्ती वहाँ बरतनी चाहिए ताकि इस लापरवाही से बचा जा सके, उन लोगों को बचाया जा सके। कोरोना काल में जिस तरह जंग पूरा देश लड़ रहा है, पूरा विश्व लड़ रहा है, इससे कोई भी अछूता नहीं है। आपको भी जागरूक होना होगा। केबीसी न्यूज़ लगातार आपसे अपील करती रहती है कि आप इस महामारी में आप बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और इस महामारी की चेन को तोड़िए। जी, लगातार, क्योंकि प्रशासन और राज्य सरकारें, जिला प्रशासन, हर एक प्रशासन के हर एक लोग लगातार लोगों से ये अपील करते आ रहे हैं कि कोविड-19 के खतरे को कम करने के लिए जो कुछ गाइडलाइन तैयार किया गया है, उन गाइडलाइन का लोग अगर पालन करेंगे तो वक्त रहते इस कोरोना की चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सकेंगे। प्रशासन की ओर से 45 साल के ऊपर वाले लोगों के लिए जो कोविड वैक्सीनेशन का काम था वो भी चल रहा था और आने वाले 1 मई से 18 साल के ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन का काम शुरू कर दिया जाएगा। हमारे सूबे के मुख्यमंत्री, बिहार सरकार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यह फैसला लिया है कि पूरे बिहार के लोगों को यह वैक्सीन मुफ्त में मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ी कह सकते हैं फैसला है सरकार का। तो ऐसे में सरकार के इस फैसले का लोगों ने स्वागत भी किया है, हमें भी स्वागत करना चाहिए, लेकिन इस वायदे के साथ कि तमाम गाइडलाइन का हम पालन करेंगे, तभी इस कोरोना के चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो पाएंगे। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं यशस्वी कुमार। जो यशस्वी बताए, क्या इस वक्त क्या हालात हैं रेलवे के? यशस्वी से हमारी संपर्क अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है, उनसे फिर हम जुड़ेंगे। जिस तरह विनय देख रहे हैं कि हम लोग मामला बढ़ते जा रहा है, लोग बेपरवाह नजर आ रहे हैं, लोगों में जागरूकता नहीं आ रही है, तो किस तरह इस कोरोना की चेन को हम तोड़ पाएंगे? जी देखिए, लगातार सबसे पहला आवश्यक चीज़ है कि लोगों में होने वाले जो कह सकते हैं कि जानकारी का अभाव,
कई लोग भ्रांति बना रहे हैं कि नहीं ये कोरोना वरोना कुछ नहीं है। तो ऐसे में उन इस बात को भ्रांति कहने वाले लोग को उस बात को समझना चाहिए कि ये कोरोना एक भ्रांति नहीं, एक कह सकते हैं कि एक वैश्विक क्रांति सी आ गई है। लोग इतने परेशान हैं, पूरा विश्व परेशान है इससे। तो इसका एकमात्र ही बचाव है जो कुछ मापदंड तय किए गए वो। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता रवि। आइए यशस्वी से हम एक बार फिर जुड़ पा रहे हैं और जानते हैं कि कटिहार में रेल प्रशासन की ओर से क्या कुछ व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई है रेलवे स्टेशन पर। यशस्वी, क्या आपको हमारी आवाज़ मिल पा रही है? जी हाँ, बिल्कुल मिल रही है। जी यशस्वी, बताएं कि जो बाहर से आने वाली ट्रेनें हैं, खास करके मुंबई जैसे राज्यों से जो ट्रेन आ रही है, उन ट्रेनों से आने वाले यात्रियों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं रेल प्रशासन की ओर से कटिहार स्टेशन पर की गई है? जी विनय, मैं आपको बताऊं कि रेल प्रशासन काफी अलर्ट है और सिविल प्रशासन के सहयोग से रेलवे में महाराष्ट्र से जो भी ट्रेनें आ रही हैं उनके लिए विशेष शिविर लगाई गई हैं। लगभग रोज प्रतिदिन 6 कैंप लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र की ट्रेनों में जो पैसेंजर उतर रहे हैं एवं चढ़ रहे हैं उनके चेकअप के लिए, और उन सभी को चेक किया जा रहा है कटिहार स्टेशन पे एंटीजन टेस्ट के द्वारा। कटिहार स्टेशन में उनको चेक किया जा रहा है। उसके बाद उनमें जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं उन्हें मेडिकल कॉलेज के लिए एम्बुलेंस के द्वारा रेफर किया जा रहा है। जी, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जो लोग अभी स्टेशन पहुंच रहे हैं, तो जहां तक हमें जानकारी है रेल प्रशासन बस उन्हीं लोगों को स्टेशन के अंदर प्रवेश करने दे रहा है जिनके पास कंफर्म टिकट हो। क्या ये बात बिल्कुल सही है? अन्य लोगों को स्टेशन में प्रवेश वर्जित है फिलहाल? बिल्कुल सही बात है। जो कंफर्म टिकट है उन्हें यात्रा की अनुमति दी जा रही है एवं स्टेशन में एंट्री की अनुमति दी जा रही है। और आपको बता दूं कि वैसे अभी कुछ स्पेशल ट्रेनें चल रही हैं, तो उन ट्रेनों में स्टेशन पर आकर लोग प्लेटफॉर्म टिकट लेकर भी एंट्री कर रहे हैं। और इन कारण से प्लेटफॉर्म पे आपको बताऊं, कोरोना पे महामारी को लेके प्लेटफॉर्म पे खासकर मास्क के लिए स्पेशल ड्राइव भी चलाया जा रहा है रेल प्रशासन द्वारा, और रोज प्रतिदिन हजारों रुपया जुर्माना भी किया जा रहा है। जी यशस्वी, बताएं कहाँ की ट्रेनें अभी कटिहार से खुल रही हैं? जी, आपको बताऊं कि कटिहार से लगभग जो भी पैसेंजर ट्रेन है वो 26 तारीख से घोषणा हुई है कि जो कटिहार जोगबनी, कटिहार बारसोई, कटिहार मनिहारी, कटिहार तेलता, कटिहार सिलीगुड़ी, ये सारी ट्रेनें लगभग 26 तारीख से स्पेशल के रूप में परिचालित होंगी। और अभी इन जो चल रही हैं राजधानी एक्सप्रेस वगैरह जो भाया कटिहार है, वो सारी ट्रेनें स्पेशल के रूप में कटिहार से परिचालित हो रही है। जी विनय, आपसे एक सवाल और करेंगे यशस्वी कि अभी जो ट्रेनें जो चलेंगी उन ट्रेनों में सफर करने के लिए यात्रियों को किन किन चीजों का ख्याल रखना पड़ेगा? यशस्वी, ये जानना चाहते हैं कि जो लोग ट्रेनों पर परिचालन करेंगे या ट्रेनों पर लोग आने जाने का काम करेंगे, तो क्या कुछ गाइडलाइन प्रशासन की ओर से दी गई है जिन गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक है? बिल्कुल, कोविड के लेकर रेल प्रशासन द्वारा एक अलग से एहतियात बरतने हेतु स्पेशल गाइडलाइन दी गई है। आप देखेंगे कि जो भी टिकट इशू हो रहे हैं, टिकट के पीछे में गाइडलाइन को रेल प्रशासन द्वारा क्लियर अंकित कर दिया गया है। जो भी यात्री है उन्हें मास्क पहनकर स्टेशन के अंदर अनिवार्य है आना। उनका पहले एंटीजन टेस्ट होगा, उस टेस्ट में अगर वो नेगेटिव होते हैं तभी उनको ट्रेन में जाने की अनुमति मिलेगी। साथ में सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की विशेष सलाह दी जा रही है। आपको बता दूं, कोविड को लेकर जो भी ट्रेनें चल रही हैं उसमें यात्रियों के लिए खान पान सारी व्यवस्थाएं को फिलहाल बंद कर दी गई है एहतियात बरतने हेतु। जो भी बेडरोल वगैरह, कंबल वगैरह दिए जा रहे थे उन सभी को अभी फिलहाल नहीं दिया जा रहा है जब तक कोविड की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। इसलिए यात्रियों से अनुरोध किया जा रहा है कि ट्रेनों में किसी भी तरह का खान पान बाहर से ना लें एवं घर से अपनी व्यवस्था खुद स्वयं लेकर चलें। जी, तो धन्यवाद यशस्वी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो सुमित, आपने देखा कि न केवल स्थानीय प्रशासन बल्कि रेल प्रशासन की ओर से भी लगातार उन व्यवस्थाओं को मुकम्मल किया जा रहा है जिससे इस कोरोना की चेन को तोड़ने में कामयाबी मिल सके। तो अभी जो फिलहाल स्थिति छनकर आ रही है, प्रशासन भी एक्टिव है, लोग भी एक्टिव है, लेकिन उसके बावजूद ये कोरोना के केस लगातार एक्टिव होते जा रहे हैं। तो इस पर कैसे संयम रखा जाए, कैसे इस पर कंट्रोल किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो एक दूसरे से दूरी बनानी होगी, दूसरा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना होगा, फेस मास्क लगाना होगा, तभी जाकर के इस कोरोना की चेन को, कोरोना काल से हम बच सकते हैं। ये बड़ी महामारी है, आप समझिए इसको लापरवाही में आप मत लीजिए। केबीसी न्यूज़ लगातार आपसे अपील कर रही है कि आप लगातार बेवजह जो सड़कों पर निकल रहे हैं, बिना काम के सड़कों पर ना निकले, ये आपसे अपील हम कर रहे हैं, हम आपसे गुजारिश कर रहे हैं। आप ये नहीं समझिए कि आपको हम सड़कों पर निकलने नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप निकलिए, लेकिन आपकी ज़रूरत पड़ने पर ही निकलिए। बेवजह निकलने से आपको दिक्कत है, आपके परिवार को दिक्कत है। आप बेवजह अस्पतालों में ना जाएं। अगर आपको कोई सिम्टम है,
आप पहले अपने घर में देख लें, घरेलू नुस्खे अपनाएं, ताकि जो आप इस फालतू की जो भीड़ है वो ना लगे। प्रशासन ने भी कई निर्णय लिए हैं कि अब सब्जी मंडियों को जो खुले मैदान में लगाया जाएगा, भीड़ भाड़ वाले इलाके को नहीं किया जाएगा। कटिहार के बात करो, बिहार के उप मुख्यमंत्री कटिहार के दौरे में थे 2 दिवसीय। यहाँ पर उन्होंने जिलाधिकारी के साथ बैठक की, कई निर्णय लिए। उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं कि कटिहार में कौन सी दुकानें कब खुलेंगी, किस तरह की दुकानें कब खुलेंगी, भीड़ कहाँ हो रही है, उसे कैसे रोका जा सकता है, कैसे अस्पतालों में व्यवस्था की जाती है। अभी भी कटिहार के अस्पतालों की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। वहाँ पर मरीज पहुँच रहे हैं, मरीज परेशान हो रहे हैं। वहाँ उसके अलावा उन लोगों को कोई सुविधा नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन की व्यवस्था सही नहीं है। वहाँ पर आप कह लीजिए कि कुल मिला के व्यवस्था जिला प्रशासन अब तक जो है कटिहार के सदर अस्पताल में सही रूप से नहीं करा पाई है। वो एक बड़ी लापरवाही यहाँ दिख रही है। अब देखना होगा कि कब तक जिला प्रशासन इस पर पहल करती है और इसको दुरुस्त करती है। देखिए, अस्पताल में जो कुछ समस्याएं हो रही है उसका एकमात्र कारण फिलहाल जो अभी नज़र आ रहा है, क्योंकि अस्पताल में 100 बेडों का नया अस्पताल का निर्माण कार्य चल रहा है। यही कारण है कि थोड़ी बहुत अस्पताल में व्यवस्थाएं कम जरूर है, लेकिन उन व्यवस्थाओं के साथ कह सकते हैं कि लोग अपने आप को इस समय में गुजारने की कोशिश कर रहे हैं और अस्पताल प्रशासन लोगों को कैसे बेहतर व्यवस्थाएं उपलब्ध कराए, इसको लेकर भी अस्पताल प्रशासन काम कर रहा है। यूँ तो कह सकते हैं कि बिहार सरकार का जो अस्पताल व्यवस्था है वो बिल्कुल शुरू से ही थोड़ी चरमराई सी अवश्य है, क्योंकि कटिहार सदर अस्पताल में जो वेंटिलेटर की व्यवस्था है वो 6 वेंटिलेटर कटिहार सदर अस्पताल में अवश्य मौजूद है, लेकिन वो वेंटिलेटर एक सफ़ेद हाथी ही है, क्योंकि उस वेंटिलेटर को चलाने वाला, ऑपरेट करने वाला कोई यहाँ पर टेक्नीशियन नहीं है। यही कारण है कि वो वेंटिलेटर पर ही, वो खुद वेंटिलेटर है। तो ऐसे में इन व्यवस्थाओं को मजबूत करना होगा, सुदृढ़ करना होगा। अगर आने वाले समय में कोई ऐसी विकट परिस्थिति कटिहार में आती है तो उससे कैसे निपटा जाए, और भगवान ना करे अगर ऐसी स्थिति आए तो हमारे प्रशासन के लोग के सामने क्या हालात उस समय इकट्ठे हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे। देखिए, एक चीज़ और इसमें ये है कि आपको, हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, हमारा मकसद है आपको जगाना है। आप जगिए ताकि इस महामारी से आप बच सके। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोग जागरूक हो, सबसे बड़ा सवाल यही है। अगर आप जागरूक नहीं होइएगा तो इस महामारी से कोई भी आपको नहीं बचा सकेगा। ये केबीसी न्यूज़ आपसे लगातार अपील कर रही है कि आप बेवजह सड़कों पर ना निकले, अपने आप को सुरक्षित रखें, और अगर किसी तरह की भी लापरवाही आप करेंगे तो उससे आपके और आपके परिवार को नुकसान झेलना पड़ेगा। जी हाँ, लापरवाही के बाद ही खामियाजा भुगतना पड़ता है, इसलिए लापरवाही से बचें ताकि इस कोरोना के चैन को तोड़ने में हम कामयाब हो सके। फिलहाल आज के अंक के लिए इतना ही। अगले फिर अंक में आपसे मुलाकात होगी और क्या कुछ दिशा निर्देश प्रशासन या राज्य सरकार की ओर से लाई गई है उन तमाम निर्देशों के साथ फिर मिलेंगे आपसे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।